BLED.in में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उषा। आज हम BLED थर्ड ईयर के जो बच्चों ने जिन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट कर रखी है उनका बायोलॉजी जो सेकेंड ईयर वाला जो विषय है उसमें यूनिट थर्ड में आज हम आपको पढ़ाएंगे बायोम। प्यारे बच्चों, जो एक बायोम जो एक शब्द है ये इसको हिंदी में जैव क्षेत्र कहते हैं। और आपको हम बता दें कि ये जो क्वेश्चन है बायोम करके आता है। व्हाट यू नो अबाउट द बायोम, बायोम के बारे में बताइए, बायोम का विस्तार से चित्रण कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको लगभग आप यदि बैक पेपर्स देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, मतलब कई बार रिपीट होता है और रिपीटेडली पूछा भी जाता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आपको बता दें कि बायोम क्या है और इसके अंदर क्या क्या आता है। तो जैसा कि वर्ड है बायोम, बायोम का मतलब होता है जैव क्षेत्र, ठीक है। और जैव क्षेत्र में आप धरती भी ले सकते हैं और आप ओशियन भी ले सकते हैं, ठीक है। या तो आप एबव ग्राउंड की स्टडी कर सकते हैं या आप बिलो द लैंड की स्टडी कर सकते हैं। तो धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिसमें सभी भागों में हम मौसम की जानकारी, उनके जियोग्राफी की जानकारी और उसमें जो निवास कर रहे एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, ठीक है, उन सब की स्टडी करते हैं। और इन सब में क्या आपस में रिलेशन होता है इसको भी हम जानते हैं। किसी बायोम में एक ही तरह का इकोसिस्टम होता है, ठीक है। बायोम जो हमने बताया कि जितने भी वहाँ पे मौसम होते हैं, जितना भी वहाँ का भूगोल है, जितने भी वहाँ के निवासी हैं, उन सब में क्या एक रूपता पाई जाती है, यानी कि उनका इकोसिस्टम कैसा होता है, एक सा होता है, जिसमें पौधे एक ही प्रकार की जो कंडीशंस हैं उसमें पनपने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। जैव क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि बायोम के अंतर्गत क्या होता है, जो टेरेस्ट्रियल भाग में सारी जो वनस्पति है और जितने भी एनिमल्स की कम्युनिटीज़ हैं उन सबको शामिल करते हैं। एक बार हम आपको फिर से बता दें कि बायोम में हम क्या करेंगे, ऑफनली हम क्या करेंगे, जो टेरेस्ट्रियल भाग है यानी कि जो स्थल में रहने वाले सारे प्लांट्स, ठीक है, और जितनी भी एनिमल की कम्युनिटीज़ हैं उनको सम्मिलित रूप से हम उनकी स्टडी करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ओशियन में यदि हम बायोम की स्टडी करना चाहें तो वहाँ पे थोड़ा सा कठिन होता है। हालांकि इस दिशा में काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं, प्रयासरत हैं सभी साइंटिस्ट। जैव क्षेत्र में वनस्पति और जंतु दोनों को सम्मिलित करते हैं। हरे पौधों का प्रभुत्व ज़्यादा होता है क्योंकि इनका कुल जो बायोमास होता है वो जंतुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि बायोम्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टाइप्स को डिस्क्राइब किया गया है। पहला बायोम है फॉरेस्ट बायोम, ठीक है। तो फॉरेस्ट बायोम में इसके 2 जो हैं वो डिटेल्ड और 6 जो हैं इसके सब डिविजन्स बताए गए हैं। पहला हम देखेंगे कि सदाहरित वन, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। और एवरग्रीन फॉरेस्ट में हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। इसमें क्या होता है कि जितनी भी आपके इक्वेटर के जो लाइन्स हैं, इक्वेटर लाइन्स में जो भी प्रदेश आते हैं, विश्वदीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों में बिकॉज ऑफ द, तो हम बात कर रहे थे आपसे कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उनमें से जो टाइप फर्स्ट है वो है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, ठीक है। और उसमें जितने भी इक्वेटर लाइंस के फॉरेस्ट हैं उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों में बिकॉज ऑफ द हैवी रेन्स, ठीक है, और जब हैवी रेन्स और हाई टेम्परेचर ये दोनों ही वहाँ के फैक्टर्स होते हैं, इनके कारण क्या होता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, डेंस होते हैं, ठीक है, ऊंचे और विश्व के सर्वाधिक डाइवर्सिफाइड होते हैं। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन यदि मिलेगा तो इसी क्षेत्र के जो फॉरेस्ट हैं उनमें मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सबसे अधिक जैव संपदा भी मिलती है। और यहाँ के जो फॉरेस्ट होती है उनमें लकड़ी कैसी होती है, कठोर होती है। यहाँ पे जैसे महोगनी है, आबनूस है, रोजवुड है, और जो डेल्टाई जो क्षेत्र होते हैं इनमें मैंग्रोव वेजिटेशन पाई जाती है, ये सब इसमें मिलते हैं। यानी कि यदि हम देखेंगे तो पृथ्वी के 12% भाग क्या होते हैं, इसी तरह के फॉरेस्ट से ढके होते हैं। अब होता क्या है कि जब जो फॉरेस्ट होते हैं जब वो बहुत डेंस होते हैं तो जो नीचे धरती है वहाँ तक प्रकाश नहीं पहुँच पाता और लगभग कैसा रहता है, अंधेरा सा रहता है, लाइट नहीं पहुँच पाती, ठीक है। तो अब जब लाइट नहीं पहुँच पाती है और अंधेरा रहता है तो यहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं कि लताएँ जो होती हैं या एपीफाइट्स होते हैं इस बायोम में प्रमुखता से पाए जाते हैं, ठीक है। और ये वन क्या होते हैं, अत्यधिक जैव विविधतापूर्ण होते हैं, मीन सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है।
पृथ्वी के आधे से अधिक यदि हम जंतु और वनस्पतियाँ देखें तो यहीं पाई जाती हैं। और इन वनों में देखेंगे आप तो हाथी, गेंडा, जंगली सुअर, शेर, घड़ियाल, बंदर और स्नेक्स, इनकी बहुत सारी जातियाँ मिलती हैं। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका का गिनी तट, जावा, सुमात्रा आदि इन वनों में प्रमुख क्षेत्र हैं। ब्राज़ील के इन वनों को सेल्वास कहा जाता है। वर्तमान समय में झूम खेती और अवैज्ञानिक एवं अत्यधिक दोहन के कारण पृथ्वी के सबसे जटिल पारिस्थितिक तंत्र और इसके विशाल आनुवंशिकी संसाधन पर खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए इसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा हम देखेंगे मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन। इसमें क्या होगा, जो उपोष्ण प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों में ये वर्षा वन है। कैसे हैं? वर्षा के वन हैं। यहाँ प्रायः एक ही जाति वाले वृक्षों की प्रधानता होती है। जैसे इसमें जो यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाएंगे उनकी लीव्स कैसी होंगी, चौड़ी होंगी, कठोर लकड़ी होगी। इसमें से ओक है, लॉरल है, मैग्नीलिया, यूकलिप्टस आदि वन पाए जाते हैं। और ये वन कहाँ पाए जाते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में दक्षिण चीन, जापान, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण ब्राज़ील आदि स्थानों पर प्रमुखता से देखे जाते हैं और पाए जाते हैं। तीसरा टाइप से भूमध्य सागरीय वन। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत पर शीतकालीन वर्षा जहाँ होती है उन प्रदेशों में ये वन पाए जाते हैं। और इनमें मेनली कैसे होंगे? इससे कॉर्क है, ओक है, जैतून है, चेस्टनट, पाइन्स ये पाए जाते हैं। ठीक है। इस बायोम में अग्नि से नष्ट ना होने वाले पौधे और सूखे में रहने योग्य जंतु पाए जाते हैं। इनमें रंग बिरंगी चिड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। ग्रीष्म काल की जो शुष्क जलवायु होती है उससे बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के वृक्ष जो होते हैं वो स्वयं को एडेप्टेड कर लेते हैं। भूमध्य सागरीय जो प्रदेश हैं उनमें सिट्रस फल, जिसमें अंगूर, नींबू, नारंगी, शहतूत, नाशपाती, अनार आदि आते हैं। चैपरल, लेवेंडर, लॉरल और बहुत सारी खूबसूरत सुगंधित जड़ी बूटियाँ जिन्हें मैक्वीज कहते हैं यहाँ मेनली प्रोड्यूस होती हैं। आगे हम देखेंगे शंकुधारी वन। शंकुधारी वन का मतलब ये जैसे कोन शेप। ठीक है। तो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर जैसे यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों में और कुछ अन्य भागों में भी ऊंचे पर्वतों पर पाए जाने वाले ये मुलायम लकड़ी के वन होते हैं। ठीक है। इनकी ऊट कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, कठोर नहीं होती। इन वनों में जैसे मुख्यतः चीड़ आएगा, देवदार आएगा, फर, हेमलॉक, स्प्रूस आते हैं। ठीक है। और जिनका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो ग्रीष्म काल तक ही सीमित रहता है। इन वृक्षों की जो पत्तियाँ होती हैं मोटी होती हैं और निडल लाइक होती हैं, सुई के आकार जैसी होती हैं, जिससे क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन कम हो। और जैसे सर्दियों में ठंड से बचाव में इस टाइप की जो पत्तियाँ होती हैं वो प्लांट्स को हेल्पफुल होती हैं। शंकुधारी वन विश्व के वन क्षेत्रों में अधिक अंतर्गत सर्वाधिक विस्तार रखते हैं। जैसे टेंगा वनों के प्रदेश में लोमड़ी, मिंक, समूर व साइबेरियन क्रेन मिलते हैं। ये तो हुई जंतुओं की बात और इससे पहले हुई प्लांट्स की बात। अब हम देखेंगे जो बी पार्ट है। ठीक है। जो टाइप्स हो गए, अब हम देखेंगे बी में पर्णपाती वन, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन। ये शीतल जलवायु के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन उत्तर पूर्व अमेरिका, दक्षिण चिली आदि इन वन क्षेत्रों की व्याप्ति है। और इन वनों में मेनली जो वृक्ष होते हैं वो ओक, बीच, वॉलनट, मैपल, एश, चेस्टनट आदि होते हैं। शीत ऋतु में ठंड से बचाव के लिए इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। आगे हम देखेंगे सेकंड पार्ट जो है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। तो एशिया के जो मानसूनी प्रदेश हैं, ब्राज़ील, मध्य अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया आदि में पाए जाने वाले इन वन क्षेत्रों में यह स्पष्ट शुष्क ऋतु होती है। और इसके बाद क्या होती है? वर्षा होती है। यहाँ सागवान, शीशम, सौल, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। जो आपने से पहले पढ़ा था कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों के बाद सर्वाधिक विविधता यदि पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो इन्हीं वनों में पाई जाती है। अब हम जानेंगे सवानास बायोम क्या होते हैं। तो आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु जहाँ पाई जाती है वहाँ सवानास डेवलप होते हैं। ये पॉर्कलैंड भूमि है जहाँ घास भूमियों के क्षेत्र में यत्र तत्र कुछ वृक्ष आते हैं।
मतलब स्पेशली यहाँ पे घास ही मिलेगी। 5 मीटर लंबी और सघन हाथी घास सवाना प्रदेश की प्रमुख घास है। अफ्रीका, भारत, ब्राज़ील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आदि इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। जो आपका वेनेजुला है, वेनेजुला में इस बायोम को लानोस कहा जाता है। सवाना बायोम में पेड़ पौधे और जंतुओं में सूखे रहने की क्षमता होती है और वृक्षों में विविधता नहीं होती है। सवाना बायोम में जो पेड़ पौधे और जंतुओं में सूखे को सहन करने की क्षमता होती है और वृक्षों में अधिक डाइवर्सिटी नहीं होती है। इस बायोम में जैसे हाथी है, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंस, हिरन, जेब्रा, शेर, चीता, तेंदुआ, गीदड़, घड़ियाल, हिपोपोटामस हैं, सांप, एमू और शुतुरमुर्ग मिलते हैं। यह प्रदेश बड़े बड़े शिकारों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है और विश्व प्रसिद्ध जू है। मानवीय हस्तक्षेप के कारण इस क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आगे हम देखेंगे ग्रासलैंड बायोम्स। तो इसमें जानेंगे जो अर्ध शुष्क महाद्वीपीय घास भूमि, और यहाँ के जैसे प्रमुख जो वनस्पति है वो लेंटाना और बफेलो घास, सूर्यमुखी, लोको घास आदि हैं। और इन छोटे घास के मैदानों को यूक्रेन व दक्षिणी पश्चिमी रूस में स्टेप्स, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड और ब्राज़ील में कैंपोस कहा जाता है। आगे देखेंगे कि मध्य अक्षांशीय आर्द्र घास भूमि जो है वो उपोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेशों में यह लंबी और सघन घास के मैदान होते हैं। उत्तरी अमेरिका में इन्हें पेरी, दक्षिणी अमेरिका में पम्पास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी और हंगरी में पुस्टास कहते हैं, पुस्टास। मरुस्थली बायोम्स, डेजर्ट बायोम्स में देखेंगे तो वहाँ पे जो आपके वनस्पतियाँ होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं, उनका अभाव होता है। केवल छोटी झाड़ियाँ, नागफनी, बबूल, खजूर, खेजड़ी आदि वनस्पतियाँ ही मिलती हैं। टुंड्रा बायोम्स में जानेंगे तो जैसे कि 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से ऊपर के एशियाई, यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी जो भाग हैं उन्हें वनस्पतियाँ जो होती हैं बहुत कम होती हैं, यानी कि विरल होती हैं। केवल लाइकेंस, एल्गी, जंगली झाड़ियाँ थोड़ी बहुत ही मिलती हैं और जिनका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो ग्रीष्मकाल के केवल 3 महीने तक ही सीमित रहता है। यहाँ पे जो पशु की बात करें तो रेंडियर जो होता है वो टुंड्रा क्षेत्र का प्रमुख पशु है। यहाँ के निवासी एस्किमो कहलाते हैं और ये खाते क्या है तो ये सील फिश खाते हैं। तो आज का आपका जो बायोम करके जो आपका टॉपिक था वो यहाँ पे फिनिश होता है। आगे के हम फिर से टॉपिक्स को लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बुक्स के लिए आप bla.in से संपर्क साध सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश की बुक्स उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ आपकी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की ऑप्शनल बुक्स भी हैं। ई बुक से आप स्टडी कर सकते हैं। अब हमने जो सिलेबस कंपाइल किया है उसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के सिलेबसेस हैं, ठीक है। आप हमारी ईमेल पर भी, ईमेल की जो हमारी साइट है वो है bla.notes@gmail.com पर विज़िट कर सकते हैं। अधिक इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारी साइट को विज़िट कीजिए, bla.in को। हमारे जो आज का जो हमारा लेक्चर है उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अभी भी जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए।